बॉर्डर के पास एक छोटा सा गांव था जहां 3 भूतिया सैनिक गांव की रखवाली किया करते थे। रात का समय था और चारों तरफ अंधेरा हो रहा था। तभी गांव के अंदर कुछ आतंकवादी आ जाते हैं और गांव के सभी लोगों को बंदी बनाकर एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं। मरोगे तुम सब, मरोगे। वो 3 तुम सबको मार देंगे। अरे बुड्ढे, पागल हो गया है क्या? तू 3 की बात कर रहा है और हम 50 आदमी हैं। वो 3 सिपाही तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम लोग बहुत पछताओगे। जरा 12 तो बचने दो, सब पता चल जाएगा। सभी आतंकवादी बूढ़े आदमी के ऊपर हंसने लगते हैं और तभी एक आतंकवादी गांव के एक छोटे से बच्चे को गोली मारकर कहता है, वो देखो गांव वालों, तुम सबकी मौत इस तरह ही होगी। अब तुम्हारी मौत को कोई नहीं बचा पाएगा। तभी रात के 12 बज जाते हैं, जिसके बाद चारों तरफ एक तूफान सा आने लगता है और जानवरों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। अरे ये सब अचानक से क्या हो रहा है? तभी वो तीनों भूतिया सिपाही सामने आ जाते हैं और जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, आखिर हम अपने देश के दुश्मनों को मार ही देंगे। अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। ये कहते ही एक भूतिया सिपाही के मुंह से गोलियां निकलने लगती हैं। दूसरा भूतिया सिपाही आतंकवादियों को सीधे निगल जाता है, जिसके बाद उसके मुंह से हड्डियां और खून निकलता है। वहीं तीसरा सिपाही भयानक पक्षी जैसे चील को अपने मुंह से निकालता है, जिसके बाद वो चील आतंकवादियों को मारने लगती है। धीरे धीरे कुछ ही समय में तीनों सिपाही गांव वालों को आतंकवादियों से बचा लेते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। अगले दिन सुबह अगर ये तीनों भूतिया सिपाही हमारे गांव में नहीं होते तो शायद हमारे गांव का एक भी आदमी नहीं बच पाता। लेकिन इन तीनों भूतिया सिपाही के पीछे का राज क्या है? तभी वहां एक बूढ़ा आदमी लकड़ी के सहारे खांसते हुए आता है और कहता है, कुछ साल पहले वो तीनों भूतिया सिपाही इसी गांव में रहते थे और वो तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तीनों ने एक साथ सिपाही बनने का फैसला किया था, जिसके बाद वो तीनों हमारे गांव की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते थे। लेकिन किसी ने उनके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया, जिसके बाद गांव के राजा ने उन्हें गांव से तड़ी पार कर दिया। तीनों जंगल में ही अपना गुजारा करने लगे और एक दिन एक सिपाही दूसरे सिपाही से कहता है, हमने अपनी गांव की रक्षा के लिए कितना कुछ किया, लेकिन राजा ने हमें ही गांव से तड़ी पार कर दिया। तो क्या हुआ अगर राजा ने हमें गांव से तड़ी पार कर दिया? हम फिर भी अपने गांव की रक्षा करेंगे। हम सिपाही हैं और हमारा कर्तव्य है हम हमेशा अपने गांव की रक्षा करें और ये हमारा फर्ज है। तभी वहां पर एक राक्षस आ जाता है और वो उनकी सारी बातें सुन लेता है, जिसके बाद वो राक्षस उन्हें एक वरदान देता है। तुम तीनों को मैं एक वरदान देता हूँ। मरने के बाद भी तुम तीनों सिपाही ही बनकर रहोगे और इस गांव की रक्षा करोगे। और बदले में जितने भी लोगों को तुम मारोगे वे लोग मेरा भोजन बनेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा वजन बढ़ाना होगा, तभी तुम्हें ये वरदान मिल सकेगा। गांव की सुरक्षा के लिए उन्होंने राक्षस को अपनी बलि चढ़ा दी और यही कारण है कि सिपाही आज तक अमर हैं और हमारे गांव की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। और जैसे ही वो दुश्मनों को मारते हैं वो लोग अचानक ही
गायब हो जाते हैं और राक्षस का खाना बन जाते हैं। लेकिन आपको ये सब कैसे मालूम? उस औरत की बातें सुनकर वो बूढ़ा आदमी सोच में पड़ जाता है और कुछ देर सोचने के बाद कहता है, मैं ये सब इसलिए जानता हूँ क्योंकि वो बदकिस्मत राजा मैं ही हूँ जिसने उन सिपाहियों को गांव से तड़ी पार कर दिया था और उनके साथ अच्छा बर्ताव करने की जगह बुरा बर्ताव किया था। लेकिन जब मुझे हकीकत पता चली तो मैंने अपनी राजगद्दी को छोड़ दिया और साधारण जीवन जीने लगा। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर गांव वाले अचंभित रह जाते हैं और सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अगले दिन गांव में एक आदमी गांव वालों को सूचित करता है, सुनिए सुनिए सुनिए, बॉर्डर पर फौजियों ने संदेश भेजा है। दूसरे देश के फौजी हमारे गांव पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए सभी अपनी सुरक्षा का अच्छे से ख्याल रखें क्योंकि फौजी बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए। चिंता मत करो, हमारे पास हमारे 3 भूतिया सिपाही हैं जो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। बूढ़े आदमी की बात सुनकर सभी लोगों को थोड़ी सी राहत तो मिलती है, लेकिन गांव के सभी लोगों को डर भी लगता है। वहीं दूसरी तरफ फौजी दूसरे देश के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं, जिनमें से देश के कई सिपाहियों की जान भी चली जाती है और दूसरे देश के कुछ फौजी गांव के जंगलों तक पहुंच जाते हैं। पर उसी समय रात के 12 बज जाते हैं, जिसके बाद तीनों भूतिया सिपाही जाग जाते हैं। नहीं छोड़ूंगा उन घुसपैठियों को, खत्म कर दूंगा, कच्चा ही निकल जाऊंगा सबको। अपनी गोलियों से एक एक को छल्ली कर दूंगा और अपने गांव की रक्षा करूंगा। ये गांव सिर्फ हमारा है, अगर इस गांव में एक भी घुसपैठिया घुसा तो मैं सबको जान से खत्म कर दूंगा। तीनों भूतिया सिपाही तुरंत जंगल के कोने कोने से दूसरे देश के फौजियों को ढूंढकर मार देते हैं और उसके बाद बॉर्डर पर जाते हैं। हमारे देश के फौजियों की मृत्यु हो गई है, मुझसे और नहीं रहा जाता। अगर हम लोग वहां गए तो सबकी नजरों में आ जाएंगे और हमारे राज का पर्दाफाश हो जाएगा। अगर ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो जाने कितने फौजियों की जान चली जाएगी। हमें तुरंत बॉर्डर पर जाकर उनकी जान बचानी चाहिए। वो तीनों भूतिया सिपाही तुरंत बॉर्डर पर जाकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें देख दूसरे देश के फौजी बहुत डर जाते हैं। उनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उन्हें एक भी गोली नहीं लगती। जिसके बाद एक सिपाही अपने मुंह से भयानक चील जैसे पक्षियों को निकालता है और वो पक्षी दूसरे देश के फौजियों को मारने लगते हैं। दूसरा सिपाही दुश्मनों को सीधे ही अपने मुंह में निगल जाता है, जिसके बाद उसके मुंह से खून और हड्डियां निकलने लगती हैं। तीसरा सिपाही अपने मुंह से गोलियां बरसाने लगता है और देखते ही देखते बॉर्डर पर सभी दूसरे देश के फौजी खत्म हो जाते हैं। मैं तुम तीनों सिपाहियों के बारे में जानता हूँ और आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है हमारे देश की रक्षा के लिए। तुम्हारे बारे में तो पूरे देश को पता होना चाहिए। आप लोगों ने हमें सम्मान दिया, हमारे लिए इतना ही काफी है। लेकिन हमारी विनती है कि हमारे इस राज को केवल अपने तक ही रखें ताकि हम अपने गांव की रक्षा करते रहें। ये कहते हुए वो तीनों भूतिया सिपाही वहाँ से गायब हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इंसानों के पापों की सजा मरने के बाद मिलती है, लेकिन कुछ पाप इतने बड़े होते हैं कि उसको अपने पापों की सजा जीते जी इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। ऐसी ही कहानी है निखिल और पवन की। निखिल अपनी बीवी के साथ मोती नगर में रहता है। वो एक प्लम्बर था, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा बिजी रहता था। एक दिन रागिनी अपने पति को फोन करती है और बोलती है, निखिल तुम तो इतना बिजी रहते हो कि मेरे लिए टाइम ही नहीं निकालते। मैं तो यहाँ पर बोर हो जाती हूँ। रागिनी तुम्हें तो पता है मैं कितना बिजी रहता हूँ और अब मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा तो इसमें मेरी क्या गलती है। तुम ऐसा करो, कुछ दिन के लिए तुम अपने मायके चली जाओ।
इतना कहकर वो दोनों फोन रख देते हैं, जिसके बाद रागिनी अपने मायके चली जाती है। रागिनी कुछ दिन मायके रहती है और कुछ दिनों के बाद रागिनी मायके से वापस अपने पति के घर आती है। जब वो अपने मायके से वापस आती है तो थोड़ी अजीब अजीब हरकतें करती है। उसकी आंखें हमेशा ही लाल रहती थी। शाम को जब राघव अपने घर वापस आता है और खाना खाकर सोने के लिए जा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि रागिनी अपना तकिया लेकर बाहर हॉल में सोने जा रही थी। ये सब देखकर निखिल उससे बोलता है, अरे भाग्यवान, अब तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाकर हॉल में क्यों जा रही हो? मुझे तेरे साथ नहीं सोना है, समझा तू? निखिल थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि रागिनी ने आज तक निखिल से ऐसे बात नहीं की थी। निखिल अब अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठकर अपनी पत्नी रागिनी के पास आता है तब उससे बोलता है, अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है, तो तुम मेरा लंच बना दो। तुम्हारा खाना रेडी है। ये सुनकर निखिल थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि रागिनी उसके मन की सारी बातें समझ जाती थी। और ऐसे ही निखिल रागिनी से बोलता है, रागिनी मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए पानी गर्म कर दो। पानी गर्म हो रखा है, तुम जाकर नहा लो। निखिल नहाने के लिए उस पानी में जैसे ही जाता है कि तभी उसके सामने रागिनी आ जाती है। उसको देखकर निखिल बोलता है, ओहो, आज तो भाग्यवान तुम भी मेरे साथ नहाने के लिए आ गई हो। हाँ, तुम्हें भी मेरे साथ नहाना है क्या? मैं तेरे साथ नहाने नहीं, तुझे नहलाने आई हूँ। इतना कहकर रागिनी एक इंसान से चुड़ैल में तब्दील हो जाती है और डर के मारे वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो चुड़ैल उसको भागने नहीं देती और उसको अपने लंबे हाथ करके पकड़ लेती है, जिसके बाद चुड़ैल उसके आधे शरीर को जिंदा खा जाती है और वहां से गायब हो जाती है। चुड़ैल होने की वजह से रागिनी उस चुड़ैल की आत्मा को सहन नहीं कर सकी, जिसके कारण रागिनी भी मर गई थी। चुड़ैल अब अपने अगले शिकार के लिए गांव में घूमने लगती है। उसको अब एक बड़ा सा आलीशान घर दिख जाता है कि तभी वो एक मामूली से इंसान का रूप धारण करके पवन के घर में जाती है और पवन की पत्नी से बोलती है, मालकिन, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? मेरी माँ बहुत ही ज्यादा बीमार है। अगर आप मुझे कोई भी काम दे देंगी तो मैं माँ का इलाज करवा सकूंगी। उसकी ये बात सुनकर मोहिनी को उस पर तरस आ जाता है और वो अपने घर में उसको झाड़ू पोछे का काम दे देती है, जिसके बाद चुड़ैल अब हर रोज मोहिनी के घर में आकर काम करने लगती है। एक दिन की बात है, शाम का समय था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और घना अंधेरा था कि तभी मोहिनी के दरवाजे पर बेल बजती है। थोड़ी देर बाद वो चुड़ैल दरवाजा खोलती है कि तभी वो देखती है उसके सामने पवन खड़ा है। पवन को देखकर वो थोड़ा मुस्कुराती है और उसको अंदर आने को कहती है। पवन घर के अंदर आता है और अपनी पत्नी मोहिनी से बोलता है, अरे मोहिनी, ये लड़की कौन है? अरे ये तो हमारे घर में काम करने वाली बाई है। ये बहुत ही अच्छी है, घर का सारा काम कर देती है। अच्छा, ऐसा है क्या? ये घर का काम सच में अच्छा करती है। मैं भी देखता हूँ कि आखिर ये घर का कितना ख्याल रखती है। थोड़ी देर बाद पवन अपने कमरे में से चुड़ैल को आवाज लगाता है, काम वाली बाई, काम वाली बाई, कहाँ हो? एक बार मेरे पास आओ। उसकी आवाज सुनकर चुड़ैल खुद से बोलती है, मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी कि तू मुझे अपने मुंह से कब बुलाएगा, और आखिरकार तूने मुझे बुला लिया। अब तू भी नहीं बचेगा। चुड़ैल पवन के कमरे में चली जाती है और पवन उसे देखकर उससे बोलता है, आओ सुंदरी, तुम अपने कोमल हाथों से मेरे पैरों को दबा दो। जब तुम इतनी सुंदर हो तो तुम्हारे कोमल हाथ से मेरे पैरों का दर्द भी चला जाएगा। बिल्कुल, मैं तुम्हारे पैरों का दर्द तो क्या, तुम्हारे पूरे शरीर का दर्द मिटा दूंगी। चुड़ैल पवन के पैर दबाने लगती है और पवन आंखें बंद करके लेट जाता है। आंखें बंद करके पवन चुड़ैल से बोलता है, तुम्हारे हाथ कितने कोमल हैं, और तुम मेरे पैरों को इतने अच्छे से दबा भी रही हो। मुझे तो और मजा आ रहा है।
ऐसा करो, मेरे पैरों के साथ साथ तुम मेरे शरीर को भी दबाना शुरू कर दो। धीरे धीरे करके चुड़ैल उसके पूरे शरीर को दबाने लगती है, जिसके बाद चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और उसका शरीर दबाते दबाते वो उसकी गर्दन को भी दबोच लेती है। तब वो देखता है कि उसके सामने कोई सुंदर लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल बैठी हुई है। चुड़ैल को देख पवन चीखने लगता है। बाप रे बाप, तो कोई नौकरानी नहीं, एक चुड़ैल है। चुड़ैल, तू मुझे क्यों मार रही है? आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों रे पवन, तू मुझे भूल गया? याद कर, मैं भी तुझसे अपनी जिंदगी की इस तरह भीख मांग रही थी। चुड़ैल अपने असली रूप में आकर पवन से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर मोहिनी आ जाती है और चुड़ैल को वहाँ पर देख मोहिनी बोलती है, हे भगवान, ये क्या है? यहाँ पर चुड़ैल कैसे आ सकती है? तो तू भी आ गई? आजा, तू भी अपने पति के कारनामे सुन ले। अगर तू अपने पति के कारनामे सुनेगी तो तेरे भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर मेरे पति ने ऐसा क्या किया है जो तुम मेरे पति को इस तरह बोल रही हो? अपना सिक्का किसी को खोटा नहीं लगता, इसीलिए मैं तुझे पूरा सच बताऊंगी। कुछ समय पहले की बात है, मैं दूसरों के घरों में जाकर अपनी माँ के लिए काम किया करती थी। मेरी माँ अक्सर बीमार रहती थी। मेरे पिता बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। एक बार की बात है, मैं तुम्हारे पति पवन के पास काम मांगने के लिए आई थी। मालिक, यहाँ पर कोई काम है क्या? मुझे यहाँ पर कोई काम दे दीजिए। मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर मुझे आप काम दे दोगे तो मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम मेरे घर का सारा काम कर दिया करना। आखिर तुम जैसी सुंदरी को अपने घर पर काम करने से कौन मना कर सकेगा? रेनू घर पर सारा काम करने लगी और एक दिन पवन का दोस्त राघव आता है। राघव और पवन की नजर रेनू पर पड़ गई, जिसके बाद उन दोनों की नीयत रेनू के प्रति खराब हो गई थी। थोड़ी देर बाद पवन और राघव ने रेनू के साथ दुर्व्यवहार करके उसको मार दिया। तुम्हारे पति ने इतना घिनौना काम मेरे साथ किया था। मैं तो अपनी माँ के लिए काम करने यहाँ पर आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मेरे मरने के बाद मेरी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, जिसके बाद मेरी माँ तड़प तड़प के मर गई। मैंने तुम्हारे पति के दोस्त राघव को तो मार दिया। अब बारी है तुम्हारे पति की। मैं इसको मारकर अपनी दुनिया में चली जाऊंगी और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। पवन जी, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि आप ऐसा घिनौना काम कर सकते हो। मुझे बचा लो मोहिनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद मैं किसी भी औरत को नजर उठाकर नहीं देखूंगा और बस मुझे तुम इस चुड़ैल से बचा लो। तू उससे क्या बोल रहा है? अब तो तू गया। इतना कहकर चुड़ैल पवन को मार देती है और वो वहाँ से अपने आप गायब हो जाती है। बेचारी मोहिनी अपने पति के दुख में रह गई और कुछ साल बीत जाते हैं, जिसके बाद मोहिनी भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की सोच लेती है और वो अपने अकेलेपन के साथ खुशी से रहने लगती है।